जय हिंद एवरीवन, स्वागत है सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं फिजिक्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के गति के नियम की हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप एनडीए, सीडीएस, बीएसएफ, इंडियन कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हैं, या आप नेवी एसएसआर डबल ए की तैयारी कर रहे हैं, या नेवी IMU CET की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल एकदम सही जगह पे आए हैं। क्योंकि जितना भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा दैट विल बी टू द पॉइंट, सीधे पॉइंट पे होगा, समझ में आने वाली बात होगी, कॉन्सेप्ट के साथ फील करेंगे ईच एंड एवरीथिंग, एंड साथ साथ में इसके क्वेश्चंस तो हम लोग करते ही हैं। तो आज मैं योगेश केमनी आपका मैक्सवेल सर लेके आया हूं आपके आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लिए, या कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पूरा ये कि कंप्लीट चैप्टर, जिसमें आज हम बात करेंगे फोर्सेस के बारे में। अब दोस्तों हम काइनेमैटिक्स पढ़ते हैं और काइनेमैटिक्स में हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, हम लोग ये देखते हैं कि वेलोसिटी क्या है, लेकिन हम लोग इसका कारण नहीं जानते कि किस कारण से बॉडी मूव करती है, यानी कि वस्तु चली है तो चली किस कारण से है। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के गति के समीकरण की हमारी आज पहली क्लास है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, न्यूटन के गति के नियम हैं क्या। मैं डायरेक्ट नियम पे नहीं जाऊंगा। नियम को समझने से पहले हमें यह चीज जाननी पड़ेगी कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है और हम पढ़ते क्यों हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे का कारण जैसा मैं आपको बता चुका हूं। आज से पहले आप देख रहे थे कि एक वस्तु ए से बी गई तो 50 किलोमीटर दूर गई, बीच में इसने स्पीड बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी सर? एक्सेलरेशन से इसने स्पीड बढ़ा दी। मान लो अगले 60 किलोमीटर कुछ स्पीड से गई, बढ़ा के गई ना। अब यहां से यहां इसको 1 घंटे में लग रहा था टाइम पहुंचने पे, पर यहां से यहां ये आधे ही घंटे में पहुंच गई। तो अब आप साफ बोलोगे सर यहाँ पे वस्तु तेज चली है, पर ऐसा क्या हुआ जो ये वस्तु एकदम तेज चली? सर इसने रास्ते में ब्रेक मारे और ब्रेक मार के ये वस्तु अब रुक गई, यानी कि डी पॉइंट पे आते आते ये अब 0 हो गई है, ये रुक चुकी है। तो ऐसा क्या काम किया ब्रेक ने कि ये वस्तु रुक गई? ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर समझते हैं, सारी बातें जानते हैं। तो दोस्तों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के गति के नियम का सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है फोर्स। सबसे मेजर कॉन्सेप्ट कौन है? फोर्स। देखो फोर्स लगेगा तभी बॉडी चलेगी, यानी कि बल लगेगा तभी बॉडी चलेगी। मैं आपको सीधे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, याद रखिएगा। यानी कि अगर फोर्स लगेगा तो बॉडी चलेगी। अब ये फोर्स क्या बला है सर? ये फोर्स क्या चीज होती है, इसी पर हम बात करते हैं। तो देखिए फोर्स क्या चीज है, क्या होता है फोर्स? Force is a push or pull which can change the position of a body as required. बल एक धक्का है, क्या है? धक्का, पुश, या खिंचाव है, क्या है? पुल, जो आवश्यक या मैं कह सकता हूं आवश्यकता अनुसार किसी वस्तु की स्थिति को बदल सकता है। यानी कि दोस्तों अगर आपके सामने एक फुटबॉल है तो क्या वो खुद ब खुद चलने लगेगी? जमीन पे रखी हुई एक फुटबॉल है, क्या वो खुद, अब आपके आगे एक फुटबॉल पड़ी है, क्या वो खुद भागने लग जाएगी? नहीं। आप जाओगे और इस पे किक मारोगे, तो किक मारोगे तो क्या करोगे? धक्का ही तो लगाओगे उस पे। आपके आगे बुक पड़ी है, जरा उसे उठा के दिखाओ, तो आप ऐसे जाएंगे और उसे खींचेंगे अपनी तरफ, या उसको ऊपर उठाएंगे या उसको नीचे रखेंगे। यानी कि आप क्या करेंगे? पुश और पुल, है ना। पुल मतलब अपनी तरफ कोई चीज खींचना, पुश मतलब अपने से दूर कोई वस्तु को धक्का दे देना। और आप बल लगाओगे तभी वो वस्तु अपने स्थान से चलेगी। जैसे आपके आगे किताब है, किताब को धक्का लगाओ तो वो एक जगह से दूसरी जगह हो गई, उसको खींचो तो वो वहां से यहां आ गई। यानी कि फोर्स क्या हो गया? फोर्स किसी वस्तु पर लगने वाला पुश हो गया। फोर्स क्या है? पुश है या पुल है। किसी बॉडी को आप अपनी तरफ खींच रहे हो या किसी बॉडी को आप अपने से दूर धक्का दे रहे हो, तो ये जो धक्का देना है या खींचना है, यही तो बल है, यही तो फोर्स है। तो फोर्स को अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो गया? एक पुश और पुल हो गया। वैसे कि अगर मैं इसको बोलूं तो पुश पुल, स्क्वीज, किसी चीज को दबा देना होता है ना, निचोड़ दूंगा मैं तुझे, निचोड़ के रख दूंगा, यानी कि बल लगा दूंगा तो घोट दूंगा मैं तुझे, है ना। यानी कि पुश और पुल आप कह सकते हो, यानी कि किसी वस्तु को खींचना और किसी वस्तु को धकेलना आपका क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। स्क्वीज कह सकते हो, है ना। तो फोर्स से ही किसी वस्तु की स्टेट में परिवर्तन आएगा। यानी कि अगर आप बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे दोस्तों, तो फोर्स लगाने से ही स्टेट ऑफ रेस्ट, याद रखना मेरी बात, स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होगी। या मैं कह सकता हूं फोर्स से चेंज होता है स्टेट ऑफ रेस्ट।
क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा स्टेट ऑफ रेस्ट में। अगर आपके आगे एक फुटबॉल रखी हुई है और आपने उस पर किक मारी तो वो बॉडी चलने लगेगी। फोर्स लगाने से कोई बॉडी, जैसे फुटबॉल पे आपने किक मारी तो वो चलने लगी, उसकी अवस्था तोड़ दी आपने, किसकी, रेस्ट की। वो रेस्ट में थी, अब वो चलने लगी, यानी कि क्या करने लगी, गति करने लगी। तो विराम अवस्था से बल किसी वस्तु को गतिज अवस्था में ले आएगा। अब ये फुटबॉल मैंने मान लो आपको किक मार के दे दी, अब आप वहां पे खड़े हो तो आपने भी एक किक लगाई और वो बॉल रोक ली, यानी कि बॉडी क्या कर सकती है, फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ मोशन को। क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। तीसरी चीज फोर्स क्या कर सकता है सर, मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, मैंने आपको बॉल फेंकी, आप यहाँ पे बैट लेके बैठे थे, बॉल आई और आपने ये बॉल पे जोर से शॉट मारी तो बॉल आपकी तरफ आ रही थी और बॉल अब इधर चली गई, यानी कि डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये सारी की सारी चीजें कौन कर सकता है, बल कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों बल लगाने से क्या होता है, तो बल लगाने से अगर आप किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो बल विराम की अवस्था में परिवर्तन ले आएगा, यानी कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसको गतिज अवस्था में ले आएगा, तो विराम की अवस्था में परिवर्तन ला देगा, है ना। दूसरा, बल से क्या हो जाएगा, अगर कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे मैंने बोला फुटबॉल आपकी तरफ आ रही है तो आपने उस पर फोर्स लगाया तो रुक जाएगी, यानी कि गति से गतिज अवस्था से विराम अवस्था में किसी वस्तु को लेके आ जाएगा। सीधी सीधी सी बात है ना। आप ऐसे उदाहरण ले लीजिए हल्की सी, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास फुटबॉल आया, आपने उसको और तेज किक मार दी, यानी कि उस स्पीड को भी बढ़ा सकता है। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, स्टेट ऑफ मोशन से ये भी है कि किसी चीज की स्पीड बढ़ा देता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपको ये बात भी क्लिक होती रहे कि फोर्स से जब आप क्या करोगे, आप स्पीड चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, स्पीड चेंज, किसी वस्तु की क्या कर सकते हो, स्पीड को चेंज कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने आपको फुटबॉल किक मार के दी, आपके पास वो फुटबॉल आ रही, आपने वो रोकी नहीं, आपने और तेज उस पर किक मारी, ऐसे आ रही थी, आपने और तेज मार दी, यानी कि और तेज आगे चली गई। ऐसा भी तो होता है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, बल से आप किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन का ला सकते हो, चाल परिवर्तन, चाल या वेग में परिवर्तन। अब दोस्तों आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जिसने कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ेंगे, अगर वेग में परिवर्तन आ रहा है यानी कि त्वरण ला सकता है, बल से त्वरण आता है ना। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बल से दिशा भी परिवर्तित होती है, दिशा परिवर्तन कर सकते हो आप वस्तु की, कर सकते हो हाँ या ना। भाई अभी आपने क्रिकेट मैच खेला, मैंने दिया आपकी बॉल दी, आपने उड़ा के दौड़ा दी, आपके पास बॉल आ रही थी, आपने मारा टक, उड़ते हुए इधर चली गई, यानी कि डायरेक्शन भी बदल दिया। तो ये सब बल कर सकता है। अब ऐसा हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे आए कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इसमें एक छोटी सी और हेडिंग लिखेंगे हम यहाँ पर कि फोर्स से दोस्तों, या एक छोटा सा पॉइंट और लिखेंगे, आप याद रखना फोर्स से आप रोटेशन भी ला सकते हो, यानी कि फोर्स से किसी बॉडी में टॉर्क भी प्रोड्यूस हो सकता है। टॉर्क मतलब इसको कहते हैं हम रोटेशन, घूमना। तो किसी वस्तु को घुमा भी सकते हो आप, क्या कर सकते हो, घुमा भी सकते हो, ठीक है। तो टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हो, यानी कि बल लगाने से किसी वस्तु को आप घुमा भी सकते हो। तो बल लगाने से आप किसी वस्तु पे बल आघूर्ण ला सकते हो, रोटेटिंग फोर्स हम इसको कहते हैं। इसको हम पढ़ेंगे अलग से, मूवमेंट ऑफ फोर्स, थोड़ा लीवर्स वगैरह की भी बात करेंगे, उत्तोलक वगैरह की भी बात करेंगे, इसको मैं अलग से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं थोड़ा बहुत जो टॉर्क हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं इसको बोलूं एनडीए में, तो लीवर्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए के कॉन्सेप्ट के लिए, तो उसको हम अलग से एनडीए की ही क्लास में देखेंगे, यहां पर नहीं, ठीक है, उसके लिए अलग से एनडीए देखेंगे। तो ये सारे फोर्स के हमारे क्या है, कॉन्सेप्ट है। चलिए दोस्तों, तो टाइप ऑफ फोर्स, अब सवाल उठता है कि बल के प्रकार कितने हैं, बल क्या करता है, बल क्या होता है, हमने देख लिया। बल किसी वस्तु को चला सकता है, किसी वस्तु को रोक सकता है, किसी वस्तु की दिशा परिवर्तन कर सकता है, किसी वस्तु को घुमा सकता है। जैसे बॉटल का ढक्कन खोलते हो तो फोर्स से ही तो खोलते हो, यानी कि फोर्स लगा के आप किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, फोर्स लगा के किसी बॉडी को मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं, फोर्स लगा के आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, चाल भी तो बढ़ा सकते हो ना बल लगा के, फोर्स लगा के आप उसका डायरेक्शन बदल सकते हो, और फोर्स लगा के आप एक रोटेशन ला सकते हो, यानी कि आप उस वस्तु को घुमा सकते हो।
मूवमेंट ऑफ फोर्स हम इसको कहते हैं, बल आघूर्ण, टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये सारे के सारे हमारे बल के इफेक्ट थे, प्रभाव थे कि फोर्स से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। अब बात अगर करें तो टाइप ऑफ फोर्स क्या है, बल के प्रकार क्या है। तो दोस्तों बल बहुत अलग अलग तरीके से इन्होंने हमें डिफाइन कर रखे, कहीं पर हम कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं जो इस चैप्टर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, दैट विल बी बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, यानी कि संतुलित बल और असंतुलित बल। अब आप नाम से ही इस पे जा रहे होंगे कि बैलेंस्ड है। बैलेंस, कोई चीज बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, संतुलित बना के रखना, इधर भी और इधर भी दोनों चीज बराबर। जैसे तराजू होता है तो बैलेंस करता है कि अगर इधर ज्यादा हो गया तो फिर हम इधर वेट बढ़ाते हैं इधर, और इधर ज्यादा हो गया तो इधर वेट बढ़ाते हैं इधर, बैलेंस ऐसी होता है ना। तो बैलेंस मतलब बराबर बराबर करके कुछ फील आएगा। अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या हो गया, जिसमें अनबैलेंस होगा, यानी कि एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम होगा। देखो इन शब्दों पे ही जाना, एक तरफ बल ज्यादा होगा एक तरफ कम तो संतुलित, एक तरफ सॉरी असंतुलित, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम तो अनबैलेंस, दोनों तरफ बराबर बराबर तो संतुलित यानी कि बैलेंस्ड। चलो कंडीशन भी देखते हैं इनमें। तो सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस फोर्स की। दोस्तों बैलेंस फोर्स को समझने के लिए, यानी कि संतुलित बल को समझने के लिए जरा एक उदाहरण लो कि मान लो एक टेबल में एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, टेबल में एक बॉक्स रखा हुआ है। मैंने कहा इधर से भी मैं धक्का मार रहा हूं, और आप सभी जानते हैं, देखो इतना मेरे को पता है, आप कंपटीशन की तैयारी करें तो नहीं भी पता तो याद रखना, फोर्स न्यूटन में नापा जाता है। मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, पर मैं मान के चल रहा हूं इतना आपको पता होगा कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, बल की इकाई न्यूटन होती है। नहीं पता तो यूनिट एंड मेजरमेंट, या मैं कह सकता हूं यूनिट एंड डायमेंशन का पूरा पाठ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सर्च करो, सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। तो मैंने कहा इधर से इधर की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगा, और सेम इधर से इधर की तरफ भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा। तो अब मेरा सवाल है कि क्या बॉडी मूव करेगी, क्या बॉडी मूव करेगी, यानी कि जितनी जान मैं इधर से इधर लगा रहा हूं उतनी जान इधर से इधर भी लग रही है। तो आपका जवाब होगा नहीं, वस्तु नहीं चलेगी। तो यही कंडीशन है दोस्तों बैलेंस फोर्स की, और कुछ नहीं। बैलेंस फोर्स क्या होता है, संतुलित बल क्या होता है, जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो हो। जब नेट फोर्स बॉडी पे कितना लग रहा हो, जीरो, यानी कि हम कहेंगे कि when net force on the body, या मैं बोलूं when net force acting on the body, net force acting on the body is zero। दोस्तों मतलब क्या है इसका, कि जो नेट फोर्स बॉडी पे लग रहा है वो जीरो है, यानी कि वस्तु पर लगने वाला कुल बल शून्य हो। कितने भी लग रहे हो, 100 बल लग रहे हो, पर आपस में एक दूसरे को मार काट के जीरो हो जाएंगे। यानी कि वस्तु पर लगने वाला कुल बल बोल रहा हूं मैं, कुल, ठीक है, कुल बल शून्य हो। यानी कि अगर मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो एफ नेट किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के, नेट फोर्स कुल बल शून्य के बराबर होना चाहिए। तो बल ही नहीं लग रहा। अब देख लो यहाँ पे देख लो, ऐथे इसको इधर से धक्का मारा 5 न्यूटन, ऐथे ये से यहाँ से धक्का मार रहा, आप खुद बोल रहे सर ये इधर खींच रहा है 5 न्यूटन। अब वेक्टर्स में पढ़ा था, जो इधर की तरफ लोगे तो उसको +5 लोगे, तो जो इधर होगा तो -5 होगा। भाई बल के पास क्या होती है, दिशा होती है, याद रखिएगा। इस बॉडी को ऊपर उठाओ तो ऊपर मतलब ऊपर, अगर मैं बोलूँ इस बॉडी को उठाओ तो समझ जाओगे ऊपर उठाओ रखो। अब मैं बोलूँ ये बॉडी पकड़ के रखो, दाएं करो बाएं करो ऊपर नीचे करोगे तो क्या लगाओगे, फोर्स ही तो लगाओगे। तो याद रखना दोस्तों, बल के पास दिशा होती है, डायरेक्शन होता है। तो इधर की तरफ लगने वाला +5 और इधर की तरफ लगने वाला -5 आपस में मर कटे, बचा 0, यानी कि नेट फोर्स कितना होगा, 0। नेट फोर्स कितना होगा, 0। जैसे अगर मैं यहां पर एक और वस्तु बनाता हूं, ठीक है, इसका वेट लग रहा है mg नीचे की तरफ, और इसको मान लो रिएक्शन फोर्स किसी टेबल पे रखा हुआ है हमने, रिएक्शन फोर्स इस पे कितना लग रहा है, रिएक्शन फोर्स लग रहा है इस पे, जो हम कह सकते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया R बराबर, तो ये बैलेंस कर रहा है। अगर कोई भी इसमें से ज्यादा होगा तो भाई वस्तु उधर चली जाएगी, कोई भी इधर की तरफ उधर से ज्यादा होगा तो वस्तु उधर चली जाएगी। तो ये कंडीशन हो गई। मान लो इधर से लग रहा है हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स, और इधर से लग रहा है हमारे पास एक 5 न्यूटन, और इधर से लग रहा है एक 5 न्यूटन का अलग। तो हम यहां पर देखें
तो R बराबर दोस्तों mg है, ये तो बैलेंस्ड हो चुका है, क्योंकि अगर mg ज्यादा है तो वस्तु नीचे आ जाएगी, अगर R ज्यादा है तो बॉडी ऊपर चली जाएगी। ये तो आपको पता है, अगर मैं आपके साथ से कोई चीज खींचूं तो अगर मैंने ज्यादा तेजी से खींच ली तो मेरी तरफ आ जाएगी। ये 10 न्यूटन इधर लग रहा है तो प्लस का 10, 5, या मैं कह सकता हूँ चलो प्लस का 5 इधर लग रहा है, दूसरा वाला भी इधर लग रहा है तो प्लस का 5, और ये 10 अकेला इधर लग रहा है तो माइनस का 10। तो अगर आप एफ नेट देखोगे, कुल फोर्स यहाँ पर देखोगे तो एफ नेट तो फिर से 0 आ गया, तो आप कहोगे एफ नेट 0 है, यानी कि यहाँ पर बैलेंस्ड कंडीशन है, ये बैलेंस 4 की कंडीशन है। तो ये है संतुलित बल की कंडीशन। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि नेट फोर्स बॉडी पर 0 होगा और बॉडी के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा दोस्तों, ये बात याद रखना, यानी कि बॉडी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं। ये नोट करते चलो छोटी छोटी पॉइंट्स। नो एक्सेलरेशन यानी कि बॉडी के पास कोई त्वरण नहीं होगा, कोई त्वरण नहीं। अगर बॉडी के पास कोई त्वरण नहीं होगा यानी कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया दोस्तों, 0। तो यहां से दो बात समझ में आती है, या तो वस्तु चल ही नहीं रही, भाई त्वरण शून्य हो गया, त्वरण शून्य हो गया, मैं कह रहा हूं बल भी शून्य है। तो यहां से दो चीजें समझ में आ रही है दोस्तों, एक, या तो बॉडी चल ही नहीं रही, बॉडी रेस्ट की रेस्ट में है, या तो बॉडी रेस्ट की रेस्ट में है, विराम अवस्था में ही रहेगी, या दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन, या मैं कह सकता हूं एक समान गति से चल रही है। बोलो हाँ या ना भैया, पीछे पड़े हुए चैप्टर काम आएंगे। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जितनी वेलोसिटी इसकी पहले थी उतनी ही वेलोसिटी अभी भी है। इट इज नॉट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। यानी कि ये क्वेश्चन जब चमकेगा ना यूनिफॉर्म मोशन का, तो याद रखना भाई, फिर याद रखना, जब कभी कन्वेयर बेल्ट वाले क्वेश्चन होंगे ना कि एक बॉडी कन्वेयर बेल्ट में पड़ी और चल रही है, तो कन्वेयर बेल्ट में बॉडी चल तो रही होगी लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में चल रही होगी, और उस टाइम उस पर जितने भी फोर्स लग रहे होंगे बैलेंस फोर्स होंगे। कन्वेयर बेल्ट क्या करती है, ये सामान आया, जुम 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 जुम, ये चल रही है, अब आप देख रहे हो ये बॉडी तो मूव कर रही है, यानी कि इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, इस पे एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो जब कन्वेयर बेल्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, कन्वेयर वाले बेल्ट वाले क्वेश्चन, तो याद रख लेना, नेट फोर्स एक्टिंग 0, देयर इज नो एक्सेलरेशन बिकॉज द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। कन्वेयर बेल्ट वाले क्वेश्चन होंगे कि एक वस्तु कन्वेयर बेल्ट पे चल रही है, हाँ, अनटिल अनलेस वो ये ना बोले कि कन्वेयर बेल्ट का एक्सेलरेशन है, तो कन्वेयर बेल्ट का एक्सेलरेशन होगा तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। लेकिन यहां पर कन्वेयर बेल्ट के ऊपर अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कन्वेयर बेल्ट चल रही है तो इसके पास का एफ नेट कितना हो जाएगा, 0, याद रख लेना। अगर कोई बॉडी कन्वेयर बेल्ट में रखी हुई तो आप लग रहे हो कि वो घूम रही है, कन्वेयर बेल्ट चल रही होगी यूनिफॉर्म मोशन से। फिर से सुन लेना, अगर कन्वेयर बेल्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही तो यहां पर आप बोलोगे कन्वेयर बेल्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही, फोर्स भी कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, याद रख लेना। तो ये छोटी सी बात यहां पर याद रखनी। तो बैलेंस फोर्स से हम क्या समझते हैं भाई, बैलेंस फोर्स से हमें एक चीज समझ में आती है, व्हेन देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, हेंस देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी, हेंस द बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी कैसे चल रही होगी, या तो यूनिफॉर्म मोशन या तो रेस्ट की विराम अवस्था में पड़ी है। तो बैलेंस फोर्स की ये सारी कंडीशन है। बॉडी यहां पर मूव करेगी, बिल्कुल कर सकती है, पर यूनिफॉर्म मोशन से कर सकती है, यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, कैसे कर सकती है, यूनिफॉर्म मोशन में। क्या बैलेंस फोर्स में वस्तु चलती है, हम जवाब दे देंगे ना, हमारे दिमाग में तो एक ही बत्ती जलेगी ना कि यहां से भी बराबर लग रहा है, यहां से ये क्यों चलेगी भैया, मैंने इसको एक बस के ऊपर रख दिया, बस यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, तो बॉडी तो चल सकती है। एक्सेलरेशन इस पे अपना नहीं है पर्सनल, पर बॉडी मूव कर सकती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, इसका मतलब एक समान गति पे चल रही है। तो बैलेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना। चलिए बात करते हैं हम एक अनबैलेंस फोर्स की, कि अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। चलो बैलेंस फोर्स हमने देख लिया, अनबैलेंस फोर्स पर चर्चा करते हैं। अनबैलेंस यानी कि असंतुलित बल। दोस्तों नाम है अनबैलेंस, यानी कि एक तरफ से ज्यादा एक तरफ से कम। तो याद रखना यहां पर पहला पॉइंट यहां पर यह होगा कि इसका एफ नेट नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहां पर जो कुल बल लगेगा ना, मैं सीधे शॉर्ट में बता देता हूं, वो शून्य नहीं होगा। यानी कि मान लो एक तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक तरफ से लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, तो अब आप समझदार हो कि इधर से 5 लग रहा है इधर की तरफ, और इधर से लग रहा है 10,
तो ये भैया अभी भी 10 न्यूटन में से 5 न्यूटन घटाओगे तो बचेगा 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन अभी भी ज्यादा लग रहा है, बॉडी इधर की तरफ 5 न्यूटन से मूव करेगी, ये नेट फोर्स है। ठीक है, वस्तु इधर की तरफ चलेगी, यानी कि वस्तु किधर की तरफ चलेगी, इस डायग्राम को अगर मैं अलग से बनाऊं तो वस्तु 5 न्यूटन से अभी भी इधर की तरफ चलेगी, क्योंकि 10 में से 5 तो खत्म हो गए, तो बचा 5 न्यूटन, वो उसको आगे लेके जा रहा होगा। तो यानी कि एक चीज तो समझ में आई, यहां पर एफ नेट 0 के बराबर नहीं है, यानी कि कुल बल शून्य नहीं होगा। अब इससे ये चीज समझ में आती है, अगर कुल बल शून्य नहीं है सर, तो इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। बिल्कुल, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कैसा होगा दोस्तों, एक्सेलरेटेड। फोर्स अगर बढ़ाते जाओगे तो एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकता है, क्योंकि एक ही समान गति से चल सकता है, एक समान, सॉरी गति कह रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म, यानी कि हर एक सेकंड इसका एक्सेलरेशन जो है वो अगर सेम रहेगा, मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी वेलोसिटी जो भी रहेगी वो क्या करती रहेगी, हर एक सेकंड में 2-2 मीटर पर सेकंड बढ़ती रहेगी। पर अभी बात करूं तो सिंपल याद रखना, ये एक त्वरित गति का उदाहरण है। सारी चीजें एक एक करके क्लियर करते चलेंगे, डोंट वरी। ये एक त्वरित गति का उदाहरण है, तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि वेलोसिटी यहां पर इंक्रीज करेगी, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, एस वेलोसिटी चेंजेस, यानी कि वेग परिवर्तित होगा। और वेग कहां पर समान रहेगा, तो वेग समान रहेगा दोस्तों बैलेंस पे ना, बैलेंस की कंडीशन में देखा था वेग समान रहता है, याद रखना। तो वेग समान रहेगा। तो कौन से बल में वेग समान रहता है, बैलेंस्ड में, संतुलित बल में वेग समान होता है, यानी कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट और सेम। ठीक है, और अगर मैं अनबैलेंस फोर्स की बात करूं तो यहां पर वेलोसिटी सेम नहीं रहती, क्योंकि यहां पर त्वरित है, यानी कि एक्सेलरेशन। चलो दोस्तों, यहां पर आगे चर्चा कर लेते हैं, यहां पर थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लो एक उदाहरण दूं कि यहां पर मान लो एक 5 केजी का मास है, कितने केजी का, 5 किलो का कोई द्रव्यमान रखा है, और इधर से बल लग रहा है दोस्तों इस पे 20 न्यूटन का, और इधर से बल लग रहा है इसमें 5 न्यूटन का। ठीक है, आपसे पूछा पहला क्वेश्चन कि इस पे कितने नेट फोर्स लग रहा होगा, इसका कुल बल बता दो, कुल बल, इसका कुल बल बता दो। और दूसरा आपसे पूछा कि इसका एक्सेलरेशन बता दो। देखो मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, सो दोस्तों फोर्स निकालना तो बहुत आसान है, आपको पता है इधर से 20 न्यूटन लगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा भाई, इधर लग रहा है 20 न्यूटन और उधर से लग रहा है 5 न्यूटन, दोनों अपोजिट में हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 15 न्यूटन आपका बल हो गया। तो नेट फोर्स तो 15 न्यूटन आ गया। दूसरी चीज पूछी है कि इसका एक्सेलरेशन बताओ। तो दोस्तों अब ये जो 5 किलो की बॉडी है, ये किधर की तरफ धक्का खा रही है, 15 न्यूटन का बल, तो इसको इधर ही लेके जा रहा हो। तो मान लो ये ए त्वरण से इसको लेके जा रहा है, कितने, ए त्वरण से। तो आप सभी को पता होना चाहिए F बराबर होता है ma। हालांकि यस हमने ये आगे पढ़ना है, लेकिन F बराबर होता है ma। तो F की जगह रखेंगे हम कितना, 15, m की जगह रखेंगे 5 और a की जगह a, तो a का मान आ जाएगा 15/5, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इसका त्वरण है। तो इस तरीके से आप इसका त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या आ गया, एक्सेलरेशन। किधर की तरफ चल रही है बॉडी, इधर की तरफ। एक क्वेश्चन इस पे और करके देखें। चलिए मान लो एक क्वेश्चन फिर से ऐसे दे दिया कि एक बॉडी है जिसपे यहां से लग रहा है 10 न्यूटन, एक 20 न्यूटन का फोर्स, और यहां से लग रहा है दोस्तों इसमें मान लो 5 न्यूटन का बल, और ये वस्तु जो है ये है 5 केजी की। सबसे पहले आपसे पूछा है इसका कुल बल बताओ, एफ नेट बताओ, कुल बल बताओ। और दूसरा पूछा है इसका हमें एक्सेलरेशन, त्वरण। क्या किया जाए, तो देखो सीधी सीधी सी बात है,
अगर हम यहाँ पर एफ नेट निकालें तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों साथ इस दिशा में लग रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ दो, और ये इसके विपरीत लग रहा है तो इसको माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा 30 - 5 25। तो 25 न्यूटन का इस पे बल लग रहा है। और सेकंड चीज ये हमें समझ में आ गई कि ये 25 न्यूटन जो होगा इस वस्तु को आगे की तरफ यानी कि इधर की तरफ ले जाने का काम करेगा 5 kg के द्रव्यमान को। तो F बराबर क्या होता है ma, F की वैल्यू है 25, m की वैल्यू है 5 और a की जगह a। तो दोस्तों a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/5 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसका त्वरण भी आ गया और इस पे बल कितना लग रहा है 25 न्यूटन, कुल बल हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वही 5 kg का द्रव्यमान, इधर से बल लग रहा है 10 न्यूटन और इधर से बल लग रहा है 10 न्यूटन। बताओ दोस्तों कि कुल बल कितना होगा, कुल बल कितना होगा। और दूसरी चीज कह रही है इसमें त्वरण कितना होगा। देखो अगर आप पुराने पूरे लेक्चर देख के फील के साथ एक्सेलरेशन पता होगा तो आप सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा लोगे। तो दोस्तों सीधी सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना, एफ नेट हो जाएगा 10 - 10 क्योंकि कुल बल हो जाएगा 0 और ये बैलेंस्ड कंडीशन है। तो बैलेंस में एफ बराबर ma रख भी दोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 0। इस चक्कर से मैंने आपको बताया था a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0 होगी। अब a का मतलब 0 का मतलब हमेशा ये नहीं होता, अगर शून्य त्वरण है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तु रेस्ट में है, हो सकती है बिल्कुल, वस्तु चली ही नहीं अलग बात है, लेकिन इसका एक मतलब ये होता है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, एक समान गति कर रही है। तो आई होप ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। तो दोस्तों ये थी बैलेंस अनबैलेंस फोर्स की कहानी। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को अब बताऊंगा न्यूटन्स के लॉ के बारे में, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ क्या है, हर एक चीज को जानेंगे कि फर्स्ट लॉ क्या है, इनर्शिया क्या है, फिर लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, फिर लीनियर मोमेंटम के बाद इंपल्स भी जानेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ सेकंड लॉ सब पढ़ने के बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर निपटाएंगे। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तो मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। एंड देन दोस्तों तैयारी करते चले, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी भरपूर होगी क्योंकि एनडीए का पेपर पास आने वाला है, अच्छे तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।